बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में जो डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन है उसके ऊपर। डेप्रिसिएशन जो है वो टेंजिबल एसेट्स का बनाया जाता है और एमोर्टाइजेशन इनटेंजिबल एसेट्स के लिए ये टर्म यूज होती है। अकाउंटिंग की बेसिकली टर्म्स है, लेकिन टैक्स लॉ ने इनको अडॉप्ट किया है और टैक्स लॉ ने कुछ अपने मेथड्स बताए हैं जिसके जरिए आप कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का फिगर। तो पहले हम डेप्रिसिएशन के ऊपर बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के लिए टैक्स लॉ में जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इस्तेमाल होगा दैट इज डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जो अकाउंटिंग में इस टॉपिक को पढ़ चुके हुए हैं उनके लिए तो खैर ये कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये है कि लेट्स से अगर आपने एक एसेट को एक्वायर किया है और उसकी कॉस्ट आपने वर्कआउट की है 100 और उसका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो लेट्स से 10% बताया हुआ है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 10% एज्यूम कर लेते हैं। तो अब इस एसेट की जो कॉस्ट है ये तो बैलेंस शीट में अपीयर होगी, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो है उसमें जो एक्सपेंस जाएगा वो ये इसका कुछ कंपोनेंट जाएगा, ठीक है, जिसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्योंकि एक एसेट बनता ही उस वक्त है जब उसकी यूजफुल लाइफ जो है वो 1 साल से ज्यादा होती है। तो वो जो एक्सपेंस बनता है इस कॉस्ट का कंपोनेंट उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। उसका अगर रेट 10% बताया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आप इस 100 को 10% से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 इज द अमाउंट 10 इज द अमाउंट जो कि डेप्रिसिएशन का है। तो एक्सपेंस जो फर्स्ट ईयर के अंदर आप रिकॉर्ड करोगे दैट विल बी 10। और अगर ये डेप्रिसिएशन का मेथड स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में आपने 10 का डेप्रिसिएशन बनाया तो सेकंड ईयर में भी 10 का ही होगा डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन से मुराद ये कि हमेशा 10% को मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉस्ट के फिगर के साथ, ठीक है। थर्ड ईयर में भी जो डेप्रिसिएशन होगा वो अगेन 10% को मल्टीप्लाई किया जाएगा कॉस्ट के फिगर के साथ और 10 का ही डेप्रिसिएशन बनेगा। लेकिन अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो फिर ऐसी सूरत में कॉस्ट जो 100 है इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन बनाएंगे एट द रेट ऑफ 10% जो कि बनेगी 10। तो पहले साल का जो फर्स्ट ईयर का जो एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन का दैट विल बी 10 और सेकंड ईयर के लिए आप चूंकि अब इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इस्तेमाल करना है तो फिर इसका मतलब ये कि आप इसको माइनस करेंगे और 90 जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, और सेकंड ईयर में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी एट द रेट ऑफ 10% वो अब 10% के रेट को WDV से मल्टीप्लाई किया जाएगा एंड द सेकंड ईयर एक्सपेंस विल बी 9। सो रिटर्न डाउन वैल्यू जो सेकंड ईयर के एंड पे बचेगी दैट विल बी 81। नाउ टैक्स लॉ ये जो दोनों मेथड्स हैं स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस अकाउंटिंग में डिपेंड्स ऑन के मैनेजमेंट की पॉलिसीज क्या है वो उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन टैक्स लॉ ने कहा है कि जी आप डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को फॉलो करेंगे, यानी टैक्स पर्पसेस के लिए जो बिजनेस का प्रॉफिट वर्कआउट होना है उसमें जो डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस होगा वो इस मेथड के ऊपर वर्कआउट किया जाएगा रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है इसको टैक्स लॉ ने अडॉप्ट नहीं किया, ये इसको फॉलो नहीं करते। सो टैक्सेबल इनकम जो टैक्स पर्पसेस के लिए बनाई जाएगी वो डेफिनेटली अकाउंटिंग से डिफरेंट हो जाएगी जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग में हो सकता है आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो ना किया हो या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कुछ डिफरेंट हो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टैक्स लॉ में थर्ड स्केड्यूल में लिखे गए हैं और वहाँ पे लिस्ट है आइटम्स की और साथ में बताया हुआ है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या चार्ज होगा। ये रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपको एग्जाम में गिवन होते हैं, तो इसको प्राइमरीली मतलब ऐसे आपको इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ये एग्जामिनर आपको लास्ट पेज पे जो आपका क्वेश्चन होता है उसके एंड पे बताए हुए होते हैं।
सो ये रेट्स इस्तेमाल होंगे बिल्कुल वैसे ही जहाँ जैसे यहाँ पे हम ये 10% का रेट इस्तेमाल कर रहे थे कैलकुलेशन बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह ये जो रेट्स हैं ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको एग्जाम में गिवन होंगे, लेकिन मेथड आपने रिड्यूसिंग बैलेंस फॉलो करना है टैक्स पर्पसेस के लिए। Full year depreciation in the year of acquisition and no depreciation in the year of disposal. Now ये एक simplified मेथड है कि आप जिस साल में किसी एसेट को एक्वायर करें, जिस साल में एसेट को आप एक्वायर करेंगे, लेट्स से टैक्स ईयर 1 में आपने एक्वायर किया है, तो अब टैक्स ईयर 1 के फर्स्ट डे पे अगर आपने एक्वायर किया है या लास्ट डे पे आपने एक्वायर किया और उसको बिजनेस में इस्तेमाल किया, दोनों सूरतों में फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। और जिस साल में आपने उसको डिस्पोज ऑफ किया, लेट्स से टैक्स ईयर 4 में जाके, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो चाहे फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर पर डिस्पोज ऑफ किया या लास्ट डे पे या इस दौरान में ड्यूरिंग किसी भी वक्त, तो फिर इसी तरह यहाँ पे भी सो टाइम ऑफ एक्विजिशन या डिस्पोजल मैटर नहीं करता, तो आप नो डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर द लास्ट ईयर। सो इससे मतलब क्या बना, मतलब ये बना कि फर्स्ट ईयर में जब आपने 100 का एसेट एक्वायर किया और 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, तो 10 का डेप्रिसिएशन बनेगा फर्स्ट ईयर में एंड रिटन डाउन वैल्यू विल बी 91। सेकेंड ईयर में आप इसी तरह 10% 90, सेकेंड ईयर में आप फिर 10% का डेप्रिसिएशन बनाएंगे, दैट विल बी 9, दिस इज फॉर द सेकेंड ईयर, और 81 विल बी द रिटन डाउन वैल्यू। थर्ड ईयर में भी आप इसी तरह 10% का डेप्रिसिएशन बनाएंगे, आई विल राउंड इट ऑफ, लेट्स से इट्स 8, और दिस विल बी 73, ठीक है। और फोर्थ ईयर के अंदर जब आपने इसको डिस्पोज ऑफ किया, जैसे हम यहाँ ज्यूम करेंगे टैक्स ईयर 4 में आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो फिर इस साल में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी और देयर विल बी जीरो डेप्रिसिएशन ऑफ रिटन डाउन वैल्यू 73 ही कंसिडर की जाएगी। सो दैट इज हाउ the written down value of an asset will be calculated for tax purposes. Now इसमें अब एक मजीद एडिशन लॉ के अंदर इजाफा हो चुका हुआ है, और वो ये हो चुका हुआ है, फॉर एसेट्स यूज फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। कोई भी ऐसा एसेट हो जो आप इस तारीख के बाद पहली दफा इस्तेमाल करें बिजनेस में, तो फिर एक 50% रूल बताया है कि जो भी थर्ड स्केड्यूल के अंदर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए गए हैं, उसका 50% डेप्रिसिएशन ईयर ऑफ एक्विजिशन में भी चार्ज करेंगे और ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी चार्ज करेंगे। सो यही एसेट अब अगर, जैसे हमने ये टैक्स ईयर 1 हमने कहा था कि इसमें मैटर नहीं करता, लेकिन अगर पहला साल जो है वो पहली दफा जब यूज हो रहा है वो 1 जुलाई 2020 या इसके बाद का है, तो अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। तो अब अगर आपने लेट्स से टैक्स ईयर 2021 में एक एसेट को एक्वायर किया है और उसकी कॉस्ट जो है वो 100 है, तो अब क्या होगा जी, अब होगा ये कि यहाँ पे टैक्स लॉ कहता है कि डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द रेट एज पर सो एंड सो थर्ड स्केड्यूल शैल बी अलाउड इन ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो अब टैक्स ईयर 2021, यानी अगर मैं नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करूं तो 1 जुलाई 2020 से शुरू होगा और 30 जून 2021 को ये खत्म हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2020 के बाद या इस तारीख को या इसके बाद अगर इस्तेमाल हो रहा है एसेट पहली दफा, तो फिर हम आप 10% से डेप्रिसिएशन तो लेंगे। ये 10% मैं एज्यूम रेट ले रहा हूँ, हम थर्ड स्केड्यूल से ही लेंगे, इस वक्त कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए 10% एज्यूम किया। सो ये जो 10% है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो इट विल बी 10, लेकिन फिर इसके ऊपर एक 50%
का रूल अप्लाई होगा, तो इसका मतलब फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन बनेगी 5, तो इट विल बी 95 रिटर्न डाउन वैल्यू। सेकेंड ईयर में जो 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है वो पूरे का पूरा 9.5, लेट्स से इट इज 10, तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, और दिस विल बी 85। सो दिस वाज फर्स्ट ईयर, दिस वाज सेकेंड ईयर, ठीक है। सो सेकेंड ईयर इज टैक्स ईयर 2022। तो अभी तो टैक्स ईयर 2022 ही चल रहा है, और अगर लेट्स से टैक्स ईयर 2022 में आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जो कि अब हमारा रेलेवेंट टैक्स ईयर है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर ये सेकेंड ईयर में ही डिस्पोज ऑफ हो जाता है एक एसेट, डेप्रिसिएबल एसेट, तो फिर आपने अगेन यहाँ पे भी 50% का रूल अप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड ईयर में अगर ये एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाता है, तो अब इसकी डेप्रिसिएशन जो आप पहले 10% वर्कआउट करेंगे, फिर 50% उसका बनाएंगे, तो इट विल अगेन बी 5, और यहाँ जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी दैट विल बी 90, राइट। अब अगर एक एसेट फर्स्ट टैक्स ईयर 2021 से पहले का एक्वायर्ड है, ठीक है, सो अर्लियर एक्विजिशंस के केस में फिर ये 50% का रूल अप्लाई नहीं होगा। यानी अगर एक एसेट आपने एक्वायर किया था टैक्स ईयर 2020 में, जो कि लेट्स से स्टार्ट होता है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 पे खत्म होता है, ठीक है। सो आपने इसको एक्वायर किया, 100 का एसेट था, और 10% से इसके ऊपर डेप्रिसिएशन थी। अब ये चूंकि एसेट इस डेट से पहले का एक्वायर हुआ है, 1 जुलाई 2020 से पहले का एक्वायर हुआ है, तो इसका मतलब ये कि इसके ऊपर 50% का रूल अप्लाई नहीं होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन पूरी 100 के ऊपर 10 बनेगी, और 90 विल बी द रिटर्न ऑन वैल्यू। और जब इसी एसेट को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे, इसका जब डिस्पोजल होगा, लेट्स से टैक्स ईयर 2022 में जाके इसका डिस्पोजल होता है, तो टैक्स ईयर 2020 का डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से, टैक्स ईयर 2021 का डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर का 10% नॉर्मल तरीके से 9, और इट विल बी 81, और टैक्स ईयर 2022 जो कि थर्ड ईयर है जिसमें इसका डिस्पोजल हो रहा है, तो उसमें नो डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, वो 50% वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ये ट्रिगर ही उस वक्त होगा जिस वक्त एसेट पहली दफा 1 जुलाई 2020 या इस तारीख के बाद एक्वायर हुआ हो, पहली दफा यूज होना शुरू हो, तब हम ये 50% रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर रहे वो 50% रूल, बल्कि हम इसी को फॉलो करें, फुल ईयर डेप्रिसिएशन एंड नो डेप्रिसिएशन, इसको हम फॉलो करें। चलिए, इनिशियल अलाउंस समझ लें, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स के लिए अवेलेबल होता है। एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स आपके डेप्रिसिएबल एसेट्स में ही एक टाइप ऑफ एसेट्स हैं जिनके लिए टैक्स लॉ ने एक नेगेटिव लिस्ट बताई हुई है। सो वो हमने डिस्कस किया हुआ है, जो जो एसेट्स का पहला वीडियो था उसके अंदर, कि एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स, डेप्रिसिएबल एसेट विच इज नॉट सो एंड सो। तो जो इनमें से नहीं होते वो सारे एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स होते हैं, ठीक है। सो अब अगर एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है, तो उसके लिए टैक्स लॉ ने एक इनिशियल अलाउंस जो है वो बताया हुआ है। इनिशियल अलाउंस जो है वो मिलेगा इन एसेट्स को। इनिशियल अलाउंस का मतलब ये है कि आपने अगर एसेट को एक्वायर किया और उसकी कॉस्ट थी 100, और अगर ये एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट है, तो फिर आपने फौरन इसके ऊपर पहले इनिशियल अलाउंस बनाना है एट अ सर्टेन रेट, ठीक है। अब ये जो इनिशियल अलाउंस होगा वो जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी, जो यहाँ पर वैल्यू आएगी, उसके ऊपर फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी, जो कि एज पर थर्ड स्केड्यूल है। ना ये जो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, इनिशियल अलाउंसेस अलाउड फॉर एलिजिबल डेप्सिबल एसेट यूज फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान और ईयर इन विच कमर्शियल प्रोडक्शन इज स्टार्टेड विच एवर इज लेटर। तो डेफिनेटली अगर आपने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की तो इसका मतलब एसेट यूज नहीं हो रहा उस प्रोडक्शन के लिए, तो फिर डेफिनेटली उसका एक्सपेंस भी नहीं आना चाहिए। तो जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो उस वक्त से आप इनिशियल अलाउंस लेना शुरू करेंगे।
रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस ये अगेन थर्ड स्केड्यूल के पार्ट 2 में बताया हुआ है, और अगर हम थर्ड स्केड्यूल के पार्ट 2 में जाएं तो वहां पे आपको मिलता है रेट ऑफ इनिशियल अलाउंस अंडर सेक्शन 23 शैल बी 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। ना ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि आप 25% का रेट इस्तेमाल करेंगे प्लांट एंड मशीनरी के लिए, 25% का रेट इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की डेफिनेशन के ऊपर जाएं, डेफिनेशन के ऊपर, तो डेफिनेशन के अंदर तो एक नेगेटिव लिस्ट है, और वो नेगेटिव लिस्ट में बताया हुआ है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर एलिजिबल डेप्सिबल एसेट्स नहीं है। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी प्रीवियसली यूज्ड इन पाकिस्तान वो भी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। इसी तरह जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर वो भी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है। और एक और आइटम भी था, एक सेकंड स्लाइड के ऊपर चला जाता हूँ। सो हमारे पास जो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट्स थे उनकी लिस्ट में ये 4 आइटम्स थे, ठीक है। सो प्लांट मशीन यूज एंटायर कॉस्ट इज अलाउड एज एक्सपेंस। अच्छा, अब अगर हम इस लिस्ट से डिराइव करना चाहें कि लेट्स से अगर मेरे पास बिल्डिंग है तो क्या वो मेरा एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है? अगर लेट्स से मेरे पास व्हीकल है विच इज प्लाइंग फॉर हायर, तो क्या वो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है? अगर मेरे पास लेट्स से कंप्यूटर्स हैं तो क्या वो है? अगर मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट है, ये सब अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यस ये भी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, क्योंकि ये उस नेगेटिव लिस्ट में नहीं मौजूद। इसी तरह ये भी एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, ये भी है, ये भी है। इसका मतलब अगर ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है तो सेक्शन 23 के मुताबिक ये हकदार है कि इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट किया जाए। इनिशियल अलाउंस का एक रेट है जो कि थर्ड स्केड्यूल पार्ट 2 में बताया हुआ है। थर्ड स्केड्यूल पार्ट 2 को जब आपने पढ़ा जाके तो वहां आपको लिखा मिला 25% फॉर प्लांट एंड मशीनरी। लेकिन एलिजिबल डेप्सिबल एसेट तो प्लांट एंड मशीनरी के अलावा भी है, मसलन बिल्डिंग भी है एक एलिजिबल डेप्सिबल एसेट, व्हीकल भी है, कंप्यूटर भी है, ऑफिस इक्विपमेंट भी है ना। इसमें अब यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि बिल्डिंग को छोड़ के, किसको छोड़ के? बिल्डिंग को। इस बिल्डिंग को छोड़ के बाकी जितने भी एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट हैं, चाहे उसका नाम प्लांट एंड मशीनरी है या नहीं, उसके ऊपर इनिशियल अलाउंस 25% से ही कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। सो व्हीकल के ऊपर भी 20, ऑल दो लॉ में सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का वर्ड लिखा है, लेकिन 25% से इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे आप व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर के लिए भी, कंप्यूटर के लिए भी, ऑफिस इक्विपमेंट के लिए भी। यानी समराइजिंगली अगर मैं ये बात करूं कि ऑल एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट्स अदर देन, ये थोड़ा सा फ्रेम से बाहर हो जाएगा, इसको नीचे लिख देता हूँ कि all eligible depreciable assets other than building shall enjoy initial allowance at the rate of 25%। ठीक है, ये चीज़ अब आपने याद रखनी है जब भी आप कैलकुलेशन बनाएंगे टैक्स पर्पसेस के लिए डेप्रिसिएशन की। इम्पैक्ट क्या होगा इसका? इम्पैक्ट ये होगा कि 100 अगर लेट से ये व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर है तो एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है, यस। इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 25% बनाएंगे एंड इट विल बी 25। इस 25 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 75। नॉर्मल डेप्रिसिएशन व्हीकल्स के ऊपर, चलिए रेट देख ही लेते हैं एक दफ़ा कि एक्चुअली रेट क्या है। सो व्हीकल्स के केस में इट इज़ फर्नीचर फिटिंग्स मशीनरी प्लांट नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड मोटर व्हीकल्स ऑल टाइप्स, ये लिखा है मोटर व्हीकल्स, इट इज़ 15%। तो 15% से आप नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाएंगे। सो 75 का
15%, so it is 11.25. Let's say it is 11, तो it will be 64. ये आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू बनेगी. सो जो मेरा फर्स्ट ईयर होगा उसमें जो मेरे पास अलाउएबल एक्सपेंसेस होंगे वो दो होंगे. एक होगा इनिशियल अलाउंस और दूसरा होगा नॉर्मल डेप्रिसिएशन. इनिशियल अलाउंस ये मैंने वर्कआउट कर लिया. दिस इज 25 और 11 इज नॉर्मल डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो इट विल बी 36 जो मुझे अलाउड होगा एक्सपेंस. नाउ अगेन 50% रूल जो हमारा था कि ये हमने इसको 50% करना है या नहीं करना, उसके लिए फिर अगेन हमें देखना पड़ेगा कि अगर मेरा फर्स्ट ईयर, लेट्स से अगर चूंकि हमारा टैक्स ईयर 2022 है, टैक्स ईयर 2022 है, तो फिर इसका मतलब ये है कि टैक्स ईयर 2022 में जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे उस एसेट पे जो पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है आफ्टर 1 जुलाई 2000. देखिए अभी हमने यहाँ पे ये रूल पढ़ा था ना 50% वाला, कि अगर एसेट यूज हो रहा है आफ्टर 1 जुलाई 2020, तो ज़ाहिर टैक्स ईयर 2022 का जो एसेट है वो 2020 के बाद ही आता है, 1 जुलाई 2020 के बाद. इसका मतलब इसके 50% रूल लगना है. तो वो 50% रूल आप किसके ऊपर लगाएंगे, वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए आप लगाएंगे. तो अगर मैं इसका 50% बना दूंगा तो इट विल बी although it comes 5.5, let's make it 6 for the ease of अंडरस्टैंडिंग. सो 6 का हम डेप्रिसिएशन लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 6 का डेप्रिसिएशन आएगा और जो टोटल बनेगा दैट विल बी 31. ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज. सो पहले आपने अंडरस्टैंड करना है डेप्रिसिएशन का मैकेनिज्म, जो कि हमने कहा कि दो मेथड्स हो सकते हैं लेकिन टैक्स लॉ सिर्फ इसको फॉलो करेगा, रिड्यूसिंग बैलेंस को. उसके बाद आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि रिड्यूसिंग बैलेंस में जो रूल फॉलो करना है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ एक्विजिशन और नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल. लेकिन अगर एसेट की एक्विजिशन जो है वो टैक्स 1 जुलाई 2020 या उसके बाद हो रही हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपको 50% रूल अप्लाई करना पड़ेगा. ये अंडरस्टैंडिंग होगी. उसके बाद इनिशियल अलाउंस को अंडरस्टैंड करेंगे. इनिशियल अलाउंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि 25% का इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट होगा बिल्डिंग के अलावा तमाम एलिजिबल डेप्सिबल एसेट्स के ऊपर. ओके, सो ये हमने बना लिया. उसके बाद एमोर्टाइजेशन के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर इंटेंजिबल एसेट्स हों तो फिर ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा. सो इंटेंजिबल्स के केस में सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन याद करना होगी, पूछी जा सकती है एग्जाम में. पेटेंट इंटेंजिबल मींस पेटेंट, इन्वेंशन, डिजाइन, मॉडल, सीक्रेट फार्मूला, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क. तो ये सारी बिजनेस की टर्म्स हैं. ठीक है जी. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि यहाँ पे एक आइटम लिखा हुआ है, एनी एक्सपेंडिचर दैट प्रोवाइड्स एन एडवांटेज और बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर. अगर किसी एक्सपेंस का फायदा भी 1 साल से ज्यादा है तो उसको भी क्या समझा जाएगा कि ये इंटेंजिबल है. ठीक है. नाउ फॉर एग्जांपल आपने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन के लिए पैसे लिए और वो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन आपको 3 साल फायदा देगी. तो अब इसका फायदा 1 साल से ज्यादा बनता है तो उसको इंटेंजिबल कंसिडर करेंगे. बाकी सब केसेस में चूंकि ये नामों से ही पता चल जाता है कि इंटेंजिबल है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होता एग्जाम में. लेकिन इसके केस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको खास तौर पे याद रखना है. इंटेंजिबल्स में, इंटेंजिबल्स के केस में दो ही बातें हैं जो अगर आप याद रख लेंगे तो इस इंटेंजिबल के अमोर्टाइजेशन कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी. दूसरी बात अभी मैं बता देता हूँ. द फर्स्ट थिंग इज दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना भूलिएगा. अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर डेप्सिबल एसेट और अनइम्प्रूव्ड लैंड. तो ये सारे के सारे चूंकि ये टेंजिबल आइटम्स होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है इनकी, इसलिए इसको तो इंटेंजिबल में हम शामिल नहीं करेंगे. कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन एक्वायरिंग और क्रिएटिंग इंटेंजिबल. एक्वायरिंग से मुराद ये कि आपने किसी थर्ड पार्टी से
इंटेंजिबल खरीद लिया। क्रिएटिंग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ फार्मूलाज की बात हो रही है, लेट्स से कोई रिसर्च लैब है जो कोई वैक्सीन का फार्मूला बनाती है, तो अब उस वैक्सीन के ऊपर जितनी भी रिसर्च का खर्चा हुआ है वो कॉस्ट बनेगी उस इंटेंजिबल की। इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर फॉर इम्प्रूविंग और रिन्यूइंग द इंटेंजिबल, और अगर उस इंटेंजिबल को आप इम्प्रूव करते हो या अगर आपने कहीं से खरीदा था तो ज़ाहिर है उसका फिर रिन्यूअल, जैसे लाइसेंसेस वगैरह होते हैं उनका रिन्यूअल करवाना होता है, तो वो जो पीरियोडिक रिन्यूअल है वो कॉस्ट में शामिल हो जाएगा इन केस उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है। तो कंडीशंस एमोटाइजेशन की क्या है जी? इंटेंजिबल इज होली और पार्टली यूज फॉर बिजनेस, नॉर्मल यूजफुल लाइफ इज मोर देन 1 ईयर। 2 कंडीशंस पूरी होने पे आप उसको एमोटाइज करना शुरू कर देंगे। रूल्स फॉर एमोटाइजेशन, पहले जरा इसको आसान फिगर्स में समझ लें कि लेट्स से आपने एक इंटेंजिबल है जिसको आपने एक्वायर कर लिया और उसकी या डेवलप कर लिया और उसकी कॉस्ट थी 100। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। ये यूजफुल लाइफ आपको एग्जाम में गिवन होगी, और अगर नहीं गिवन होगी तो आपको टैक्स लॉ ने बताया है कि उसके ऊपर आप एजम्पशन क्या लोगे। ठीक है, तो यूजफुल लाइफ लेट से मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ 3 इयर्स है। अगर ना गिवन हो तो फिर हम अभी देखते हैं क्या करना है। सो अगर 3 साल है, लेट्स मेक इट 4 इयर्स ताकि वो कैलकुलेशन राउंडेड फिगर्स में रहे। तो अगर ये 4 इयर्स है तो मुझे कैलकुलेट करनी है सबसे पहले एनुअल एमोटाइजेशन। एनुअल एमोटाइजेशन कैसे कैलकुलेट होगी? जो भी कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दें जितने साल पे इसका बेनिफिट है, तो इट इज 25। एनुअल एमोटाइजेशन कैलकुलेट करने के बाद जब आपने इसको एक्वायर किया या डेवलप किया तो यूज करना शुरू किया जिस साल में, उस साल में क्या होगा कि आप ये 25 जो आपने एनुअल एमोटाइजेशन कैलकुलेट की इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डेज। ये नंबर ऑफ डेज आपने काउंट करने हैं जिस डेट को आपने इसको एक्वायर किया या आपने डेवलप किया था तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 365 से। तो इसका मतलब फुल ईयर एमोटाइजेशन नहीं होगी पहले साल में, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। जो जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर्स हैं उसमें जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर हैं उसमें आपकी ये जो एमोटाइजेशन है ये 25 एज इट इज एक्सपेंस आउट होती जाएगी, ये एक्सपेंस बनती जाएगी। लेकिन फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपने नंबर ऑफ डेज देखने हैं कि कितने दिन इस्तेमाल हुआ। सो अगर एक ही दिन इस्तेमाल हुआ है तो एक 1/365 हो जाएगा, अगर 2 दिन इस्तेमाल हुआ है तो 2 दिन। सो जितने दिन आपने उसको अपने बिजनेस में जवाब लेकर आए, सो 25 को प्रोपोर्शनेटली नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना होगा, और फिर जो आंसर बनेगा यहाँ पर उसको आप यहाँ पे एक्सपेंस बनाएंगे ईयर 1 का। ईयर 2 में एक्सपेंस क्या बनेगा? अब ये रिटर्न और ये डेप्रिसिएशन नहीं है, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन। इसमें ये जो आपने एनुअल एमोटाइजेशन ली हुई है यही दूसरे साल का एक्सपेंस, तीसरे साल में यही 25 पे। सो इस तरह से ये चलेगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डेप्रिसिएशन। सो रूल्स फॉर एमोटाइजेशन क्या है? ईयर ऑफ एक्विजिशन में नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे एन इंटेंजिबल अवेलेबल फॉर यूज ऑन अ डे shall be treated as used on that day। तो ये आपको एग्जाम में क्लियरली एग्जामिनर बताएगा। ईयर ऑफ डिस्पोजल के केस में जिस जिस साल में आप उसे बेचेंगे ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो उसमें एमोटाइजेशन कैलकुलेट नहीं की जाएगी, एक्सपेंस नहीं बनाया जाएगा। जो रेट ऑफ एमोटाइजेशन है या एमोटाइजेशन की कैलकुलेशन है, कॉस्ट को डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ इन होल ईयर्स, जैसे भी हमने 4 साल एग्जाम्पल में ज्यूम किया था। If useful life is not ascertainable, then it will be treated as 25 years. So 25 years जो है वो मैक्सिमम यूजफुल लाइफ है जो किसी इंटेंजिबल की हो सकती है, और अगर आपको एग्जाम में नहीं बताई गई तो फिर आप एज्यूम क्या करेंगे? यू विल एज्यूम के इट इज 25 years।
तो इसका मतलब यहाँ जो आप डिवाइड कर रहे होंगे वो 25 से डिवाइड कर रहे होंगे अगर यूजफुल लाइफ नहीं बताई गई। Intangible partly used for business and partly for another use. Amortization expense shall be restricted to fair proportion of intangible used for business. So अगर आपने पार्टली यूज किया है इंटेंजिबल को बिजनेस के लिए और पार्टली यूज नहीं हुआ, तो फिर जितना परसेंटेज ये आपको एग्जाम में क्लियरली गिवन होगा कि कितना परसेंटेज बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, तो आप जितनी भी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर लोगे यहाँ पे, ये इसको एक्सपेंस बनाने से पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे उस परसेंटेज के साथ जितना परसेंटेज वो बिजनेस में यूज हुआ है। डिस्पोजल की सूरत में अपॉन डिस्पोजल फॉलोइंग शैल बी इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। सो कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू जो भी उसकी बनती है। रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? कॉस्ट जो भी इंटेंजिबल की थी उसमें से आप माइनस करते हैं जितनी अमोर्टाइजेशन उसकी यूजफुल लाइफ में आपने एक्सपेंस आउट की है, वो आप माइनस कर देते हैं, तो वो जो जवाब आता है दैट इज कॉल्ड रिटन डाउन वैल्यू। तो ये जो कंसिडरेशन है जो आपको मिली उसकी, उसमें से माइनस होगी रिटन डाउन वैल्यू, जो जवाब बनेगा वो किधर चला जाएगा? बिजनेस इनकम में। ओके, सो दिस वाज अबाउट डेप्रिसिएशन एंड amortization। इसमें अगर आपका कोई सवाल हो तो फिर आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।